हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फिर से नया वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं के पार्ट 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे, उसके बाद समीकरण को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक उदाहरण आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोटी को। जब रोटी पकती है और वह ताज़ा होती है तो उसका स्वाद कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, इन सभी को आप लोग अच्छी तरह से देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो गौर करके देखिएगा। जब बनता है वह उसका स्वाद कैसा होता है, और उसके अगले दिन आप सुबह उसी रोटी को देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं बासी रोटी को देखिएगा तो पहले जो रोटी बना हुआ था उसका स्वाद में अंतर होगा, उसका गुण में अंतर हो जाएगा, उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसे रासायनिक विज्ञान के तौर पर समझेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों को निर्माण करता है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर उसके ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन किया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण, स्वाद, रंग पहले लिए गए पदार्थ से भिन्न हो सकता है। उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे H2 + O2 H2O का निर्माण होता है। H2 भी गैस है और O2 भी गैस है, और H2O जो बना वह जल है, वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दो गैस मिलकर एक द्रव में परिवर्तित हो गया तो उसका गुण ये सब परिवर्तित हुआ। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आप सबको आ गया होगा। अब हम हमारे दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रिया के बारे में बताएंगे, जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया को समझने में आसानी होगी। दैनिक जीवन में आप किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करते हैं? जब भोजन का पाचन होता है, वह पचाने का कार्य करता है, तो उस समय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के दौरान ही हमारा भोजन पकता है। अब श्वसन की क्रिया होती है, उसमें भी अभिक्रिया होती है। या लोहे में जंग लगना, इसमें भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। और दूध से दही बनता है, उसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया का क्या गुण है? रासायनिक अभिक्रिया, अगर जो पदार्थ नया पदार्थ के रूप में बन गया, फिर नए पदार्थ को पहले लिए गए पदार्थों में नहीं परिवर्तन किया जा सकता है, उसे परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। जो एक बार बन गया उसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे दही बन गया तो उसे फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण बातें आती है। पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक किसे कहेंगे और उत्पाद किसे कहेंगे? अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। अब हम आते हैं
रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को बताने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। ये जो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, अर्थात LHS के रूप में लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है उसे हम RHS अर्थात तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो अब आइए रासायनिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहें? इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। रासायनिक समीकरण हमने बताया आपको अभिकारक के बारे में और उत्पाद के बारे में, तो इसी से हम रासायनिक समीकरण को डिफाइन करें। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक की अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को, अभिकारकों तथा उत्पादों को अगर तीरबद्ध कर दिया जाए, अर्थात तीर के बाईं तरफ अभिकारक और तीर के दाईं तरफ उत्पाद को लिखा जाए, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे Mg+O2, तीर का निशान, उसके बाद MgO। ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसे दो प्रकार में लिख सकते हैं, दो रूपों में इसे लिख सकते हैं। तो पहला शब्द स रासायनिक समीकरण होता है। शब्द स रासायनिक समीकरण, इसमें हम कैसे लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अक्षर शब्द के द्वारा हम लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम, जोड़ का चिन्ह देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद तीर का निशान देंगे, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो उत्पाद प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। और दूसरा समीकरण होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम संकेत के द्वारा लिखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम संकेत के द्वारा लिखते हैं, उसे ही हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg और O2 मिलकर बनाया MgO। रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान होता है, वह बताता है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है। रासायनिक समीकरण में ताप, दाब, उत्प्रेरक को हम तीर अर्थात एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है या लिख सकते हैं। तीर के ऊपर नीचे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले अभिकारक के बारे में हम बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को कौन से अभिकारक प्रभावित करते हैं? पहला प्रभाव पड़ता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव कैसे कहेंगे? बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनकी अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसे हम ताप का प्रभाव कहते हैं। दूसरा दाब का प्रभाव। सामान्यतः बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनकी अभिक्रिया की दर दाब बढ़ाने में बढ़ती है। अब तीसरा आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? उत्प्रेरक का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, फिर भी वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। उसे ही हम उत्प्रेरक का प्रभाव कहेंगे। जैसे में इसका उदाहरण क्या होता है? पहला आएगा आयरन Fe, दूसरा कैल्शियम Ca, निकेल Na, उसका Zn जिंक। ये सब जो धातु होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा सकते हैं।
अब आते हैं सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, या आगे चलकर बहुत ही काम देने वाले हैं। हम सांद्रता किसे कहेंगे? किसी बिलियन के प्रति एकांक आयतन में, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, किसी बिलियन के प्रति एकांक आयतन में घुले पदार्थ की मात्रा को, किसी बिलियन के प्रति एकांक आयतन में घुले पदार्थ की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक हो तो अभिक्रिया की दर तीव्र होगी। यदि सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता अधिक हो तो अभिक्रिया की दर तीव्र होगी। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, एरो का चिन्ह NaCl प्लस H2O। अब दूसरा आते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में आकर संग्राम तथा उल्टी दिशाओं में हो, दोनों दिशाओं में आकर संग्राम तथा उल्टी दिशाओं में हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में आकर अग्रिम तथा उल्टी दिशाओं में हो, उसे ही हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस H3। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है एक एरो इधर से जा रहा है तो दूसरा एरो इधर से आएगा और जो उत्पाद प्राप्त होगा वह होगा NH3। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद को बनाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद को बनाते हैं, पुनः उत्पाद आपस में अभिक्रिया करके अभिकारक को बनाते हैं। अब हम आते हैं समयावस्था में, अर्थात हम कह सकते हैं कि समान अवस्था। समान अवस्था किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिनकी अग्रिम अभिक्रिया की वेग और उल्टी अभिक्रिया की वेग दोनों आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम साम्य अवस्था कहते हैं, अर्थात समान अवस्था। साम्य अवस्था जैसे A प्लस B मिलकर बना रहे हैं C प्लस D, तो C प्लस D मिलकर बनाएगा A प्लस B। इसे ही हम साम्य अवस्था कहते हैं। दोनों तरफ अभिकारक जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में उत्पाद होगी, इसे ही हम साम्य अवस्था कहेंगे। समयावस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, समयावस्था अभिक्रिया जब भी कराई जाएगी तो वह बंद बर्तन वाले में ही हो सकता है। यह अभिक्रिया बंद बर्तन वाले में ही हो सकता है। इसकी अभिक्रिया बंद बर्तन में ही संभव है, अन्यथा यह अभिक्रिया संभव नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आप हमारे इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड जो होंगे उसे आप तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, वह कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सब बातें में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।